हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया। स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मॉब लिंचिंग के बारे में। वर्तमान संदर्भ में ये मुद्दा फिर से चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से ये जानकारी मांगी है कि जो हमारा यानी सुप्रीम कोर्ट का 2018 का तहसीन पूनावाला केस के जो निर्देश थे मॉब लिंचिंग के संदर्भ में, उन निर्देशों को कहां तक लागू किया गया है और उन निर्देशों के बावजूद देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं क्यों जारी हैं। तो फिर से चर्चा में आ गया है मॉब लिंचिंग। आज की कक्षा में हम डिटेल से इस विषय को जानेंगे कि आखिर मॉब लिंचिंग होता क्या है, ये क्यों चर्चा में है, मॉब लिंचिंग के कारण क्या है, इसको समाप्त करने की दिशा में क्या क्या प्रयास किए गए हैं, और सबसे लास्ट में हम ये जानेंगे जो तहसीन पूनावाला केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को कम करने, समाप्त करने की दिशा में काफी सारे दिशा निर्देश दिए थे, उन दिशा निर्देशों को भी देखेंगे। ये टॉपिक आप लोगों के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉब लिंचिंग से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आए और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश यदि आपने लिख दिए तो उसका काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले समाचार क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों फिर से चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार और राज्यों से बेसिकली लिंचिंग और भीड़ हिंसा के बारे में एक याचिका पर जवाब देने के लिए कहा था। और ये इसलिए बेसिकली चर्चा में आया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बावजूद भी देश भर में, केवल देश के किसी एक कोने में नहीं, पूरे देश भर में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं लगातार जारी हैं और पीड़ितों के जीवन की रक्षा करने के लिए सरकारी तंत्र को जो जवाबदेह बनाया गया था उस निर्देश में, वो जवाबदेहिता नहीं दिखती है, उसका अभाव पाया गया है। तो ये काफी चर्चा में है। आइए सबसे पहले जानते हैं मॉब लिंचिंग होती क्या है। मॉब लिंचिंग यानी लोगों की भीड़ द्वारा की गई एक गैर कानूनी गतिविधि है जिसमें आक्रामकता के साथ ये भीड़ किसी एक व्यक्ति को अपराधी समझ के प्रताड़ित करने का काम करती है, हिंसा बरतती है और कई मामलों में उस पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। यह अभी तक तय नहीं है कि वो अपराधी है या नहीं है। और दूसरा पॉइंट, यदि वो अपराधी भी है तो भीड़ को न्याय करने का अधिकार हमारे देश में नहीं है। हमारा देश संविधान से चलता है, संविधान की प्रक्रिया के तहत ही किसी अपराधी को दंड दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। यदि इसको और देखें तो मॉब लिंचिंग हिंसा का एक रूप है। ये मैंने कुछ डेफिनेशंस लिख दी हैं ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे। बेसिकली एक हिंसा का रूप है जिसमें एक भीड़ बिना मुकदमे के न्याय देने के बहाने एक कथित अपराधी को, ध्यान रखिएगा, कथित अपराधी, ये अपराधी है या नहीं ये तय नहीं होता है, को दंडित करती है और यातना देती है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी हत्या भी हो जाती है। और ऐसे दुनिया भर के केसेस आपने बड़े स्तर पे भारत में देखे हों, चाहे राजस्थान में पहलू खान का मामला हो, चाहे यूपी में गो तस्करी को लेके कितने लोगों को बलि चढ़ा दिया गया है इस मॉब लिंचिंग के चलते। हरियाणा में आपने देखा होगा मोनू मनेसर का नाम आजकल बड़ा चर्चा में है। मुझे पता नहीं इस तरीके के गुंडे शख्सों के साथ कठोरता क्यों नहीं बरती जाती है। एक केस में इसका नाम आया था जिसमें बेसिकली 2 लोगों को मार दिया गया गो तस्करी के अपराध के चलते, ठीक है। इसके साथ ही ना केवल ये रीजन बल्कि नॉर्थ ईस्ट या आप साउथ इंडिया में भी इस तरीके की कुछ घटनाएं देख सकते हैं। यानी हमारे पूरे देश की एक बड़ी समस्या बनी हुई है मॉब लिंचिंग। यदि आप इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इस लिंचिंग शब्द की पहली बार उत्पत्ति मानी जाती है कि यूएसए में हुई और धीरे धीरे ये शब्द विश्व भर में स्प्रेड हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यदि हम बात करें इस प्रकार की घटनाओं की जो बढ़ती प्रवृत्ति है उसके कारण हाशिए पर रहने वाले समुदाय जो होते हैं, देखो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि भीड़ का न्याय, भीड़ बेसिकली किसके साथ ये ज्यादती करती है। ज्यादा संभावना होती है कि वो अल्पसंख्यक होगा, वो किसी अनुसूचित जाति से होगा, जनजाति से होगा या कमजोर तबका होगा, है ना, यही है। यानी इस तरीके की प्रवृत्तियां यदि समाज में बढ़ती रही तो जो हमारे कमजोर तबके हैं उनके अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा होती है। और केवल इतना ही नहीं, आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि आर्टिकल 21 का सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है। एक व्यक्ति की जीवन की स्वतंत्रता छिन रही है भाई, उसके जीवन का अंत कर दिया जाता है भीड़ द्वारा मिलके, ठीक है। और ना केवल जीवन की स्वतंत्रता, उसके साथ साथ यदि आप हमारे संविधान के दर्शनों के आधार पर भी देखें
तो चाहे बंधुत्व का सिद्धांत हो, चाहे समानता का सिद्धांत हो, चाहे स्वतंत्रता का सिद्धांत हो, ये सारे के सारे सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था की तो बात ही छोड़ दो। जब मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होंगी तो अराजकता बढ़ेगी, दंगे फैलेंगे, सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान होगा, तो ऐसे में इकोनॉमी को नुकसान होगा, लोगों के रोजगार छीनेंगे, देशी और विदेशी निवेश को झटका लगेगा। तो ये सारे के सारे जो प्रभाव हैं इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक खतरनाक सिनेरियो है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, एक ऐसा देश जो सदियों से बंधुत्व की धारणा पे चलता रहा है, वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन हमारे संविधान को संचालित करता है, ऐसे देश में इस तरीके की घटनाएं अपने आप में दुखद हैं, अपने आप में चिंतनीय हैं। ठीक है, अब यदि हम इसके कारणों की बात करें कि आखिर मॉब लिंचिंग के कारण क्या क्या हैं, तो हम एक एक कारण की पड़ताल करेंगे। सबसे पहला कारण हमें राजनीतिक दिखता है। आप लोगों को दिखता होगा कि बड़े स्तर पे राजनीतिक कारण होते हैं मॉब लिंचिंग के। विशेष तौर पे आप ये बिल्कुल आसानी से कह सकते हो कि अलग अलग समय काल परिस्थिति में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हमें देखने को मिले कि जब इस तरीके की हिंसा ने वोट बैंक को इधर उधर करने का काम किया है ना, तो राजनीतिक कारण है। इसके साथ ही सामाजिक आर्थिक कारण है, लोगों के पास रोजगार नहीं है ना, वेल्ले घूम रहे हैं लोग, रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे, वो कभी इस संगठन से जुड़ेंगे, कभी उस संगठन से जुड़ेंगे, जहां पे इस तरीके की कार्यवाहियां हो रही हैं वहां पे एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेशन करेंगे। यदि एक आदमी के पास रोजगार है, वो 2 टाइम की रोटी खा रहा है मेहनत करके, तो उसके पास इतना समय होगा कि वो भीड़ न्याय में पार्टिसिपेशन करे। तो एक बड़ा रीजन सामाजिक आर्थिक कारक भी है, और मनोवैज्ञानिक कारक तो मैं सबसे बड़ा रीजन मानती हूं, मतलब मानना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि एक व्यक्ति वास्तव में मनोवैज्ञानिक तौर पे बीमार व्यक्ति ही इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। एक सामान्य व्यक्ति इस तरीके की घटनाओं में कभी भी पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। ये जितने भी आदमी, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, यहाँ पे किसी धर्म जाति वर्ग की बात नहीं हो रही है, जो भी व्यक्ति इस घटनाओं की अंजाम देता है, इस तरीके की घटनाओं को, उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारक भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदार कारक है। ठीक है, यानी मानसिक तौर पे असंतुलित लोग हैं, इनका इलाज करना बनता है अच्छे से कानून की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनीवे, ये हमने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक कारण देखे। आप देख सकते हो युवा आबादी में गहरा असंतोष है, गुस्सा है, क्योंकि रोजगार के अवसर नहीं है युवा आबादी के पास। दूसरा कारण आप देख सकते हैं खराब कानून व्यवस्था। ज्यादातर मॉब लिंचिंग की घटनाएं कहां होती हैं? दूर दराज के एरिया में, या फिर सुनसान सड़कों पे, या राजमार्गों पे, जहां पे पुलिस तत्काल अवेलेबल उपलब्ध नहीं होती है ना, पुलिस को आने में समय लगेगा। जितनी भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हो, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था का नेटवर्क आमतौर पर ढीला होता है, और यहां तक उत्साही पुलिस कर्मियों का एक समूह भी हिंसा रोकने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाता है। तो पुलिस समय पे पहुंच पाएगी नहीं, इतनी देर में वो अपना काम कर लेते हैं। तो खराब कानून व्यवस्था भी एक जिम्मेदार कारण है। अगला कारण है सोशल मीडिया की भूमिका। सोशल मीडिया का वर्तमान में सकारात्मक प्रयोग की जगह नकारात्मक प्रयोग ज्यादा हो रहा है, अफवाहें ज्यादा फैल रही हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे होंगे, कहीं पे अगर कोई दंगा है तो वीडियोस वायरल होती हैं, जबकि वो वहां की होती ही नहीं है। दूसरी घटनाओं को, उन्हीं घटनाओं को बता के वायरल कर दिया जाता है, लोगों की भावनाओं को भड़का दिया जाता है। इससे भी हमें मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को की जो प्रवृत्ति है वो हम देख रहे हैं, यानी सोशल मीडिया की भी भूमिका एक बड़ा कारण है। अगला है धर्म आधारित जो मॉब लिंचिंग है। पिछले कुछ सालों में हमने धर्म के आधार पे दर्जनों हत्याएं देखी हैं मॉब लिंचिंग को लेके, गो तस्करी को लेके। अरे भाई, गो तस्करी यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो कानून है ना उसका समाधान करने के लिए। आपको किसने ठेका दिया है? आप कौन से ठेकेदार हो ऐसा न्याय करने वाले, है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को उठाना पड़ेगा, ना कि उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। यानी जो धर्म आधारित हिंसा है ना। अच्छा, यहाँ पे एक बात और मैं समझाना चाहूंगी। कई लोग समर्थन कर देते हैं कि ये राष्ट्र वो राष्ट्र। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्र की अवधारणा ही बनी है भारत के लोगों के बंधुत्व की भावना से। यदि हमारा बंधुत्व कमजोर हो गया, हमारा भाईचारा कमजोर हो गया, तो राष्ट्र विखंडन होना तय है भाई। यदि राष्ट्र का संगठन करना है, राष्ट्र को मजबूत करना है, तो बंधुत्व और भाईचारे की भावना ही वो आधार है जो इस राष्ट्र की नींव है।
बात समझ में आई? तो इसलिए जो धर्म आधारित हिंसा है, धर्म आधारित जो भेदभाव है, अत्याचार है, अन्याय है, इनको भी हमें खत्म करना पड़ेगा लोगों के जहन से, लोगों के दिमाग से। ठीक है, तो धर्म भी एक बड़ा रीजन है, धर्म आधारित जो मॉब लिंचिंग है। इसके साथ एक आपने बड़ा सुना होगा डायन शिकार, विशेष तौर पे झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में 2000 के आसपास ये घटनाएं बड़े स्तर पे हुई, जब मानसिक तौर पे विक्षिप्त महिलाओं को डायन करार दे दिया जाता था और उनको पीट पीट के मार दिया जाता था। ठीक है, आज की डेट में भी आपको ऐसी घटनाएं कई बार देखने को मिल जाती हैं। तो ये भी तो एक प्रकार की मॉब लिंचिंग ही हुई ना। तो डायन शिकार जैसी घटनाएं भी इस तरीके का एक कारण हमें देखने को मिला। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया कि मॉब लिंचिंग के कारण क्या है। तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण है, खराब कानून व्यवस्था बड़ा कारण है, सोशल मीडिया की जो नकारात्मक भूमिका है वो, धर्म आधारित कारण और डायन शिकार जैसे कारण भी मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के बड़े कारण हैं। अगला मुद्दा हमें यह देखना पड़ेगा कि भीड़ की ऐसी कार्रवाई को रोकने के लिए सरकार क्या क्या पहल कर रही है। सरकार को भी तो कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, वर्तमान में मैं आपको यहां पे बता दूं कि भारत में ना मॉब लिंचिंग को डील करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। हम जब भी मॉब लिंचिंग से डील करते हैं तो हमारी जो सीआरपीसी, आईपीसी की अलग अलग धाराएं हैं, 302 या फिर अन्य जो धाराएं हैं, उनके तहत ही मुकदमे लिखते हैं। तो मॉब लिंचिंग जब एक बड़ी समस्या बन रही है देश के सामने, तो ऐसे में एक केंद्रीय कानून होना चाहिए जो इस तरीके की घटनाओं पे लगाम लगा सके, है ना। एनीवे, सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है? तो नोडल अधिकारियों का निर्माण, ये बेसिकली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्देश दिया था हर केंद्र सरकार और हर राज्य को कि प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी बनाया जाए मॉब लिंचिंग को देखने के लिए। और ये जो नोडल पुलिस अधिकारी होगा, ये बेसिकली जो पुलिस अधीक्षक के स्तर का, यानी जो जिले का एसपी होता है, उसके स्तर का ये नोडल अधिकारी होगा जो डेडिकेटेड होके काम करेगा मॉब लिंचिंग के खिलाफ। ठीक है, इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि इसमें ऐसे लोगों के बारे में खुफिया रिपोर्ट हासिल करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने के लिए भी कहा गया है। ये टास्क फोर्स क्या करेगी? ये बेसिकली देखेगी कि कोई अभद्र भाषण तो नहीं दे रहा, मतलब हेट स्पीच तो नहीं दे रहा, नफरत फैलाने वाले बयान तो नहीं दे रहा, फर्जी खबरें तो नहीं फैला रहा, अफवाह तो नहीं फैला रहा, जिससे दंगा भड़क ना जाए, जिससे किसी व्यक्ति की जान ना चली जाए मॉब लिंचिंग के चलते। तो ऐसे टास्क फोर्स के गठन की भी बात की गई थी। हालांकि वर्तमान में जस्ट अभी चल ही रहा है नू दंगा, उसमें इस तरीके की टास्क फोर्स विफल होती दिख रही हैं। देखो, हमें बिल्कुल न्यूट्रल रह के देखना पड़ेगा, दोनों पक्षों की गलती है, हम किसी भी एक पक्ष को दूध का धुला हुआ नहीं कह सकते, लेकिन प्रोवोक करने की जो टेंडेंसी है वो भी गलत है। हमें उस पर रोकने के लिए हमें कानूनन तरीके से काम करना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति 2 दिन पहले वीडियो वायरल करके कहता है कि हम आ रहे हैं और देख लेंगे, और ऐसा व्यक्ति जो बेसिकली 2 लोगों की हत्या का आरोपी है, तो फिर संभावना तो थी दंगा भड़कने की, है ना। तो ऐसे में ये टास्क फोर्स क्या कर रही थी, इस तरीके के नोडल अधिकारी क्या कर रहे थे? तो कानूनन जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकार की। हालांकि गलती दोनों तरफ से है भाई, आप इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप भी दंगा फसाद कर दोगे, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखना, सरकार प्रयास कर रही है। व्यवहारिक स्तर पे क्या हो रहा है उसको तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन सैद्धांतिक लेवल पे हमें कम से कम लिखने के स्तर पे याद रखना चाहिए। अगली बात है, 2 उच्च स्तरीय समितियों का निर्माण किया है सरकार ने। बेसिकली केंद्र सरकार ने 2 उच्च समितियों का गठन किया है जो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को प्रभावी ढंग से निपटने के संदर्भ में रिकमेंडेशन देंगी। इसके साथ ही जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ऑडियो विजुअल के माध्यम से मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए। साथ ही जो झूठी खबरें हैं, अफवाहें हैं, उनके प्रसार को रोकने के लिए जो सेवा प्रदाता हैं उनको भी संवेदनशील बनाया जा रहा है कि भाई आप जो अफवाहें हैं या फिर ऐसे वीडियोस हैं जो दंगा भड़का सकते हैं, जो नफरत फैला सकते हैं, ऐसे वीडियोस को आप रेगुलेट करने का काम करें। तो इस तरीके के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सारे राज्य मॉब लिंचिंग को लेके डेडिकेटेड कानून भी ला रहे हैं। जैसे झारखंड लेके आया है कानून जिसे भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग रोकथाम विधेयक कहते हैं। मणिपुर भी ये कानून लेके आया, लेकिन मणिपुर की हालत आप आज की डेट में देख ही रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा सिद्धांत और व्यवहार में काफी डिफरेंस है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को लताड़ लगानी पड़ी है, पूछना पड़ा है भाई क्या हुआ 2018 में जो मैंने दिशा निर्देश दिए थे मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए, उन दिशा निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है ना। ध्यान रखिएगा। तो झारखंड
राजस्थान, मणिपुर जैसे राज्य कानून भी लेके आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। अच्छा, हम तहसीन पूनावाला फैसले पे आए उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 11 अगस्त से स्टडी IQ IAS हिंदी का जो नया बैच है वो शुरू होने वाला है, P2I बैच। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन कराई जा रही है। 2 साल की वैलिडिटी है। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये कंप्लीट बैच आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। डेली लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज है, वीकली टेस्ट सीरीज है, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, दुनिया भर की सुविधाएं हैं। यदि 13 से 14 महीने में डेडिकेटेड होके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हो तो निश्चित तौर पे आपको इस बैच से जुड़ना चाहिए। ठीक है, कोड यूज करना है LD Live। अब बात कर लेते हैं इस फैसले की। 2018 में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था और ये भी चर्चा में है कि भाई क्यों नहीं इसका अनुपालन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय और कई राज्य सरकारों से उस याचिका पर जवाब देने को कहा है जिसमें 5 सालों में तहसीन पूनावाला बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भीड़ हिंसा और गो रक्षकों द्वारा मुसलमानों की पीट कर हत्या के खिलाफ उनकी निष्क्रियता पर सवाल उठाया गया है कि भाई इन दिशा निर्देशों के खिलाफ क्यों अल्पसंख्यकों के खिलाफ, अनुसूचित जातियों, जनजातियों इत्यादि के खिलाफ मॉब लिंचिंग की घटनाएं हमें लगातार देखने को मिल रही हैं। तो ये इसलिए चर्चा में है। ध्यान रखना, याचिका में पुलिस की उदासीनता की बात की गई है, संवैधानिक उल्लंघनों और पीड़ितों के प्रति देखभाल के कर्तव्य के उल्लंघन की जांच के साथ साथ ऐसी हिंसा के पीड़ितों के लिए तत्काल अंतरिम मुआवजे इत्यादि की भी बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की इस तहसीन पूनावाला 2008 वाद में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ तौर पे ये कहा था कि देखो भाई, अपने राज्य के नागरिकों की रक्षा का रक्षा करना किसी भी राज्य का पवित्र कर्तव्य है और यदि कोई राज्य अपने नागरिकों की रक्षा करने में विफल रहता है तो ये कहीं ना कहीं एक राज्य की सबसे बड़ी खामी है। बात समझ में आई? तो काफी सटीक टिप्पणी की थी और साथ तौर पे ये भी कहा था कि जो लिंचिंग की बढ़ती घटनाएं हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रसारित विभत्स दृश्यों ने अदालत को इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया था। अदालत ने साफ साफ तौर पे कहा था कि क्या हमारे जैसे महान गणराज्य की आबादी ने विविध संस्कृति को बनाए रखने के लिए सहिष्णुता जैसे मूल्यों को खो दिया है? क्योंकि कोई भी ऐसा समाज जहां पे सहिष्णुता की अवधारणा है वहां मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं नहीं हो सकती। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि जो हमारी विविधता की संस्कृति है, जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, सहिष्णुता की संस्कृति है, उसका कहीं ना कहीं पतन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी और उसके बाद बेसिकली कई तरीके की बातें कही थी, जैसे जो दर्शक हैं यानी जो भीड़ तमाशा देखती है खड़े खड़े, उनकी उदासीनता पे भी बेसिकली मूक दर्शक बन के जो भीड़ तमाशा देखती है उनकी उदासीनता पे भी कोर्ट ने बड़ी चिंता जाहिर की थी। अब बात कर लेते हैं इसने क्या क्या उपचारात्मक निर्देश दिए थे। ये निर्देश इसलिए इंपॉर्टेंट है, मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है आपके सामने, ठीक है, तो आप अपने मन से भी कुछ बातें लिख सकते हो, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आपने कोट करके लिख दिया और उसके जो निर्देश थे उनको लिख दिया तो वेटेज बढ़ जाता है आपकी आंसर राइटिंग का। ठीक है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है। सबसे पहला तो इन्होंने ये कहा था कि भाई भीड़ हिंसा और लिंचिंग को रोकने के लिए एक नामित नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी प्रत्येक राज्य में, जो पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का नहीं होगा, यानी एसपी रैंक का एक अधिकारी होगा, नोडल अधिकारी होगा प्रत्येक जिले में, जो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पे बारीकी से नजर रखेगा। और फिर इसके लिए वो टास्क फोर्स भी काम करेगी। वो टास्क फोर्स समय समय पे बताएगी भाई कोई नफरत तो नहीं फैला रहा, कोई बयानबाजी तो नहीं कर रहा, कोई सोशल मीडिया पे अफवाहें तो नहीं फैला रहा है ना, मॉब लिंचिंग तो नहीं हो सकती है, दंगे तो नहीं भड़क सकते हैं। तो इस तरीके का काम ये टास्क फोर्स करेगी इस नोडल अधिकारी की हेल्प करने के लिए। पहला काम सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि ये करो भाई। दूसरा ये कहा
कि यदि लिंचिंग या भीड़ हिंसा की कोई घटना किसी स्थानीय पुलिस के संज्ञान में आती है तो तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज करने वाले स्टेशन हाउस ऑफिसर का, यानी जो एफआईआर दर्ज करता है, उसका यह कर्तव्य है कि वो जिले के नोडल अधिकारी को तत्काल सूचित करे कि इस तरीके की कोई घटना हुई है, जो बदले में, यानी वो जो नोडल अधिकारी है एसपी रैंक का, वो ये सुनिश्चित करेगा कि पीड़ितों के परिवार को किसी भी अन्य उत्पीड़न से बचाया जा सके। 2 काम याद रहेंगे, नोडल अधिकारी बना दिया, टास्क फोर्स बना दी। कोई भी अधिकारी इस तरीके की घटनाओं की तत्काल एफआईआर लिखेगा और एफआईआर लिखने के तत्काल बाद उस नोडल अधिकारी को सूचित करेगा कि देखो भाई इस तरीके का मामला आ गया है, और फिर ये नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि उस पीड़ित का परिवार सुरक्षित रहे, वो पीड़ित सुरक्षित रहे। ठीक है, 2 काम, ठीक है जी। इतने से काम चलेगा तो नहीं चलेगा, अगला काम करना पड़ेगा। अगला काम होगा कि अपराध जो हुआ है उसकी निगरानी नोडल अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जानी चाहिए, यानी इस पूरे के पूरे अपराध की, पूरी घटना की निगरानी नोडल अधिकारी व्यक्तिगत तौर पे करेगा और जांच और आरोप पत्र कानून द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। मान लो निर्धारित अवधि है 3 महीने, अब जांच चल रही है 1 साल तक, कोई कानूनन कार्यवाही हुई नहीं, तो इससे भी तो डिले होता है ना किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में, और इससे जो अपराधी है उनको श्रेय मिल जाता है, भाई प्रश्रय मिल जाता है कि भाई हम तो बच गए, चलो फिर से निपटा देते हैं किसी को। जब तक आप एक कठोर मानदंड तय नहीं करोगे, लोगों के मन में कानून का डर नहीं बैठाओगे, तब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है समय पे जांच करना, समय पे कानून द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर पूरी प्रोसेस को पूरा कर लेना। ये दायित्व होगा इसका नोडल अधिकारी का। साथ ही पूर्वाग्रह प्रेरित हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने की भी व्यवस्था हो। जो पीड़ित है उनको मुआवजा देने की भी बात की थी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश में कि भाई उनको मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे टॉर्चर होता है, कई केसेस में हत्या हो जाती है, और कई सारे मामलों में वो अकेला व्यक्ति होता है कमाने वाला, तो उसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है। तो ऐसे में उस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, संरक्षण कैसे होगा, तो इस निर्देश में मुआवजे की भी बात की गई थी। साथ ही किसी पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन अधिकारी द्वारा अदालत के निर्देशों का पालन करने में यदि विफलता पाई जाती है, यदि कोई व्यक्ति बेसिकली ढील अपनाता है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में, तो जानबूझकर की गई लापरवाही माना जाएगा या कदाचार का कार्य माना जाएगा। यदि कोई पुलिस अधिकारी जानबूझ के लापरवाही करता है तो इसे कदाचार का कार्य माना जाएगा और उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा जो ये एक हरियाणा वाला केस आया था, एक जली हुई जीप मिली, उस जली हुई जीप में 2 बॉडी मिली, बाद में पता लगा कि वो 2 व्यक्ति थे जिनको तथाकथित भीड़ ने जला के मार दिया। शक ये था कि वो गो तस्करी कर रहे थे, और इसी भीड़ में जला के मारे जाने में इस तथाकथित व्यक्ति का नाम आया था, जो आजकल दंगों में भी काफी हिट हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों का इलाज पुलिस को बढ़िया तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज पे एक कलंक ही होते हैं। बेसिकली ये अपने क्षणिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए पूरे समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, एनीवे तो ऐसे में फिर जब ये मामला पुलिस के पास गया था तो पुलिस के ऊपर भी आरोप लगे थे कि पुलिस ने लापरवाही जताई है इस तरीके के मामलों में, तो ऐसे में पुलिस के ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है। साथ ही विभागीय कार्रवाई को अधिमानतः 6 महीने के भीतर तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पुलिस वाले के ऊपर विभागीय कार्रवाई होती है तो 6 महीने तक तार्किक निष्कर्ष पे अगर उसकी गलती है तो फिर आगे की कार्रवाई, कठोर कार्रवाई पुलिस वाले के खिलाफ भी की जाएगी। साथ ही राज्यों को अपने अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए अगर उन्होंने मॉब लिंचिंग की घटना की पूर्व जानकारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुशासनात्मक कार्यवाही पुलिस अधिकारियों पे की जानी चाहिए अगर उन्हें पता था, पूर्व जानकारी थी मॉब लिंचिंग की और उसके बावजूद उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। ये तो जानबूझ के फिर मारने वाला काम हो गया ना, तो ऐसे में उनके खिलाफ भी आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत होनी चाहिए। तो ये सारे दिशा निर्देश आपको ध्यान रखने हैं। 6-7 दिशा निर्देश हैं, जिसमें नोडल अधिकारी हो गया, टास्क फोर्स हो गया, तुरंत एफआईआर हो गई, इसके बाद हम ये कह सकते हैं जांच और आरोप पत्र समय सीमा में हो गया, मुआवजा हो गया, अगर कोई अधिकारी विफल होता है पुलिस
का कोई अफसर विफल होता है तो विभागीय कार्यवाही हो उसके खिलाफ, है ना, और कदाचार का कार्य माना जाए और उसकी तुरंत 6 महीने के भीतर तार्किक निष्कर्ष पे पहुंचा जाए। और यदि पुलिस को पता है कि मॉब लिंचिंग होने वाली है और फिर भी कार्यवाही नहीं करते हैं तो भी उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारे दिशा निर्देश थे, उसके बावजूद कुछ हुआ नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज है। आगे की राह में हम क्या कह सकते हैं कि मुख्य तौर पे 2 तरीके हैं जिनसे इस तरीके के अपराधों को रोकने की दिशा में प्रयास किया जा सकता है। पहला प्रयास तो ये कि अपराधी के मन में ना उस अपराध के परिणाम के बारे में भय पैदा करना पड़ेगा। अपराधी अपराध क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है मैं बच जाऊंगा, मुझे श्रेय देने वाले बहुत सारे लोग हैं, कोई ऐसा कानून नहीं है, पुलिस भी हमारे साथ है। तो ऐसे में वो व्यक्ति बार बार उस अपराध को अंजाम देने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यदि अपराधी के मन में परिणाम का डर हो ना तो फिर काफी हद तक हम कंट्रोल, नियंत्रित कर सकते हैं इस तरीके की व्यवस्थाओं को। दूसरा हम काम कर सकते हैं, अपराध क्यों कर रहा है कोई अपराधी, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही हम उस अपराधी की मानसिकता का मुकाबला कर सकते हैं। मैंने कहा ना, बिना मनोवैज्ञानिक बीमारी के इतने बड़े अपराध नहीं होते हैं भाई। जिगरा चाहिए किसी व्यक्ति को मारने के लिए। एक सामान्य व्यक्ति नहीं मार सकता किसी व्यक्ति को, कोई सनकी व्यक्ति, कोई मनोवैज्ञानिक तौर पे बेवकूफ टाइप का व्यक्ति ही इस तरीके की हरकतें कर सकता है। तो उसका मनोवैज्ञानिक इलाज हो या उसकी मानसिकता में जो जहर एक तरीके से घुला हुआ है किसी जाति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, किसी क्षेत्र के लोगों के खिलाफ। आपने देखा होगा ना, नॉर्थ ईस्ट बेंगलोर में इस तरीके की घटनाएं घटने के बिल्कुल निकट आ गई थी। तो ये क्या है? क्षेत्र के लोगों के खिलाफ गुस्सा लोगों में। तो इस तरीके की मानसिकता को समझना पड़ेगा, हम तभी उस मानसिकता को बदलने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक की जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। मेरी सारी क्लासेस की पीडीएफ, टाइमिंग, लिंक यहीं पे मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस क्लास में हमने बेसिकली ये देखा कि ये क्यों चर्चा में है, क्या याचिका में कहा गया, मॉब लिंचिंग क्या होती है, मॉब लिंचिंग के प्रभाव मैंने पहले ही बता दिया आपको, अलग अलग बोल के बताया था। इसके कारण देख लिए और इसके कारण के बाद क्या क्या सरकार कर रही है इसको खत्म करने के लिए। और उसके बाद तहसीन पूनावाला केस में जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश थे, इनको भी हमने डिटेल से देखने का प्रयास किया। होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, जितना शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोड यूज करें LD Live, LDLIVE। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।